आइए आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं एजेंडा आज तक में। मीडिया को इसलिए अटैक कर रहे हैं कि उनकी हर कही बात से आप लोग सहमत नहीं हो सकते। तो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता, आप कहते हैं कि मीडिया ने कुछ हद तक नरेंद्र मोदी को पीएम बना दिया। आपने कहा कि काफी योगदान था मीडिया में। अगर मीडिया तय कर ले कि राहुल गांधी को पीएम बनाना, बना सकती है क्या मीडिया? नहीं, शायद हो सकता है कि मोदी जी ने ये तय कर लिया होगा कि राहुल गांधी को बना के जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कौन कब तय करेगा, उसका क्या परिणाम होंगे, क्या नहीं होगा, किसी भी डेमोक्रेसी में आप देख लें। अमेरिका में बहुत सारे राष्ट्रपति अमेरिका में इसलिए बने कि मीडिया ने कहा कि इसको बनाएंगे। एक समय था जब कोई मान नहीं सकता था कि रोनाल्ड रेगन अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन 8 लोगों ने बैठकर और मीडिया ने यह तय किया कि हम बनाएंगे। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और जो इस रोल को नहीं मानता, अगर मीडिया वाले भी नहीं मानते, तो मैं सोचता हूं शाहनवाज आप छोड़ दीजिए, अगला क्या 8-10 बड़े एडिटर्स को बुला लेते हैं, आपस ही में तय कर लेते हैं कि अगला पीएम किसको बनाना है। जाने कितनी महंगी आप कैंपेन लाके करते हैं, फायदा ही नहीं है। दिक्कत ये है कि मीडिया ने बनाया मोदी जी को पीएम, जनता ने नहीं बनाया, ये यकीन करने को तैयार नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है कि सोनिया जी मनमोहन जी को बना सकती हैं, और देश की जनता ने तो उनको नहीं तय किया था। नरेंद्र मोदी जी को मीडिया ने नहीं, देश की जनता ने बनाया है, इसको स्वीकार करना चाहिए। दिक्कत यह है कि सलमान भाई को जब कहीं अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में भीड़ आती है तो उसको भी भाड़े की भीड़ बता देते हैं, और यहाँ जिसको देश की जनता चुन कर देती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप कन्विंस कर सकते हैं, मीडिया रोल अदा कर सकता है। और ये सही सवाल आपने राहुल पूछा कि अगर जितने मीडिया ग्रुप है वो तय कर लें कि राहुल गांधी को पीएम बनाना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी कामयाब हो पाएंगे। दिक्कत यह है कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मीडिया कितना रहा है, नरेंद्र मोदी जी के तो खिलाफ रहा है। ये तो मीडिया की किस्मत है नहीं कि मोदी कहते हैं मीडिया मेरे खिलाफ है, उनके खुर्शीद साहब कहते हैं कि मीडिया मोदी के पक्ष। उनके खिलाफ क्या क्या नहीं कहा गया। कभी सलमान भाई का वन लाइनर जिसका जिक्र नहीं करना चाहता, कभी उनको मौत का सौदागर तक कह दिया गया, और आज वो हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बसे हैं। और आपने सही कहा, जो डिबेट किया इस पर चर्चा क्या होगी, सलमान भाई ने तो पूरी चर्चा को मोड़ दिया मीडिया पर, क्योंकि ये स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी की धूम है, मोदी के नाम का डंका है, और इसमें सलमान साहब को कोई शक नहीं लगता है। इसलिए ये आपके ऊपर उन्होंने क्या मोदी की धूम है, इसमें मैंने 4 बिंदु तय किए जो मैं सेशन में रखना चाहता हूं। और चूंकि खुर्शीद साहब ने, क्योंकि आपने शाहनवाज भाई जिक्र किया खुर्शीद साहब के बयान का ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं से हम शुरू करते हैं कि इंटरनेशनल जो रिकग्निशन मिल रहा है सलमान साहब। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी में, वहाँ पे लोग आपको बड़ा ढूंढ रहे थे। बताएं, कह रहे वो खुर्शीद साहब हैं क्या? खुर्शीद साहब, आप टिकट दिखा रहे हैं, ये मेरा क्रेडिट कार्ड अकाउंट, मैं $400 खर्च करके ब्रिस्बेन से आया हूँ, कोई मेलबर्न से आया है, खुर्शीद साहब को दिखाइए, ये होटल में रह रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। मतलब लोग जो इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं बहुत खफा थे आपसे, एनआरआई समुदाय। मतलब जैसे वो मणिशंकर अय्यर का एक कॉमेंट था चाय वाला, मैंने माना कि ये चाय वाला पार्ट 2 था, कि दिल्ली में बैठे कांग्रेस के एक नेता ने ऐसा बयान दिया जिससे बहुत लोगों को ठेस पहुंची। ठेस पहुंची, अगर टिकट ही दिखाने की बात है तो मैं भी दिखा सकता हूँ। अपने पैसे से खर्चा होना। अरे भाई, मैं भी टिकट दिखा सकता हूँ, किसने पैसा खर्च किया और कौन कहाँ गया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल एक बुनियादी है। बुनियादी सवाल ये है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमें गर्व है कि पूरे विश्व में भारत से लोग गए और उन्होंने अपना नया घर वहाँ बसाया है, और अब उनका योगदान ये है कि वहाँ का, उस देश का, उस संपूर्ण उनको योगदान मिले और उस देश को मजबूत करें। हम वहां जाके फिर से दीवारें खड़ी करें, ये भारतीय हैं, ये भारतीय नहीं है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, आप सवाल से भटक रहे हैं। नहीं, सवाल से नहीं भटक रहा। आपका आरोप ये था, मेरा आरोप नहीं था। नहीं, आपने कहा ना कि इन सबको पैसे खर्च करके बुलाया जा रहा है मोदी द्वारा। जरा सुन लीजिए, आप अमेरिका चले जाइए, मुझे टिकट दे दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं और मैं अमेरिका में लोगों से मिलवा दूंगा वहां क्या हुआ है। इस पर जाकर इस बहस को करके कि टिकट किसने खरीदा था, कहाँ किसने दिया, आपको एडवर्टाइजिंग कितना मिला, कितना नहीं मिला, ये बहस नहीं है। सर, आप ही ने तो बहस छेड़ी है। छोड़िए, मैंने ये बहस नहीं छोड़ी। मैंने कहा मीडिया का बहुत रोल था, आप मीडिया के रोल को क्यों छोटा कर रहे हैं। मैंने ये कहा, ये बात तो आपने कह दी। अब सबसे बड़ा रोल तो कांग्रेस का है। मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा खुर्शीद साहब, मैंने जो कहा
मोदी ने पैसे खर्च करके भीड़ इकट्ठा की, जनता पूछ रही कि खुर्शीद साहब का है, खुर्शीद साहब का है। हमने अपने पैसे खर्च करके मोदी को सुनने हम आए। नहीं, अपने पैसे खर्च करके मोदी को सुनने आए थे, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अपने पैसे खर्च करके आपको लोकल लोग भी नहीं मिलेंगे म्यांमार में, जहां पर इन्होंने भीड़ इकट्ठी की थी। अगर आप मुझे टिकट दिखाएं 10 तो मैं आपको 20 टिकट दिखाऊंगा जो यहां से दिए गए हैं या कहीं और से दिए गए। मैं भी आप देश के बड़े वकील हैं, एक बात सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और आप जो कहते हैं तथ्य के आधार पे कहते हैं, तो आप कह रहे हैं आज भी कि आपके पास सबूत है कि मोदी पैसा खर्च के और सबूत लोगों को लेके जाते दिल्ली से। सबूत कहां से मिले हैं? इन्हीं की पार्टी से मिले हैं। आप मुझे आप अगर ये चाहते पहले बताते तो मैं वो लेके आता यहाँ, आप भी ले आते हो, मैं भी नहीं। मैं कहता हूँ कि राहुल जी, नहीं राहुल जी, दिखा दीजिएगा एक डिबेट रख लें। और सलमान साहब तो आजकल व्यस्त वकील हैं और इनका एक बड़े कामयाब वकील भी हैं, कामयाब वकील हैं, को बचा रहे हैं। जितना वक्त यहाँ दे रहे हैं मीडिया को, ये आपको जो वक्त दे रहे हैं उसमें भी उनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो मैं ये कहूँगा कि ये कर लें कि सलमान साहब एक और डिबेट रख लें। अगर एजेंडा आज तक पे न रखें तो आपके यहाँ 10 बजे की रोज डिबेट होती है। सलमान साहब वो पूरे डॉक्यूमेंट लेके आ जाएं, लेकिन कम से कम देश के लोगों को ऐसा न कहें। नरेंद्र मोदी हो सकता है कि आपके मुखालिफ हों, लेकिन नरेंद्र मोदी आपके वजीर आजम भी हैं, हिंदुस्तान के प्राइड भी हैं। और नरेंद्र मोदी जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो वो बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, सलमान खुर्शीद साहब आपके वजीर आजम के तौर पे जाते हैं। और अगर मुल्क के लोग उनको सुनने आते हैं तो आपको फख्र होना चाहिए, न कि आपको ये गिला होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी को। इस बात का फख्र है, इस बात का फख्र है कि कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन के जाता है। और मैंने जो कुछ फॉरेन पॉलिसी पे उनके बारे में कहा है उसको आप फिर से देख लीजिएगा तो आप देख लेंगे कि मैंने हमेशा कहा कि आज वो प्राइम मिनिस्टर बन के गए हैं, आज हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो उनको क्षति पहुंचे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर में फख्र करना अभी से शुरू हुआ है, 2014 से। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं गए बाहर, कभी भी। जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने कहा, जिस किस्म की बातें आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में तब कहीं, तब वो हमारे थे, वो आपके नहीं थे। नहीं, हमारे ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर सबके हैं। फॉरेन पॉलिसी में हरदम जब भारत का कोई वजीर आजम बाहर जाता है तो हमने कभी कोई बात आ गई, अब फिर वो दिखाना पड़ेगा। आप ये देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ दिक्कत ये है कि जब वो महाराष्ट्र में प्रचार करने जाते हैं तो कांग्रेस के नेता कहते हैं ये महाराष्ट्र में क्यों घूम रहे हैं, इनको दिल्ली में काम करना चाहिए। जब वो विदेश में जाते हैं, सलमान साहब खुद फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं, उनको हेड ऑफ स्टेट को जहां जमा होना है उनको जाना है, पर आप मानेंगे कहते हैं वहां क्यों जा रहे हैं। कम से कम कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे अब वेम्बली होगा, ऑल्फोंस अरीना था, मेडिसन स्क्वायर गार्डन था, इतनी भीड़ आके देश के पीएम को सुने, क्या आपको लगता है कि वाकई में फख्र की बात है? फख्र नहीं, एक मैसेज है कि देखिए इंडियन कम्युनिटी कितनी बड़ी है और कितनी पावरफुल लॉबिंग फोर्स बन सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक बहुत शॉर्ट साइटेड चीज है। इकट्ठा उन्होंने किया, अगर सब लोग उनके साथ थे और वो खुद आए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वहां जाकर क्या संदेश दे रहे हैं? बहुत सारे ये मुल्क ऐसे हैं, ये देश ऐसे हैं जहां इमिग्रेशन को लेकर एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है और उसकी हम लोगों को शिकायत है कि ये डिबेट जैसा जा रहा है उस डिबेट से हम लोगों को नुकसान हो सकता है, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान हो सकता है। वहां जाकर आप फिर से लोगों को ये याद दिलाएं कि हम कुछ और हैं, तुम कुछ और हो, तुम लोग यहाँ के हो, हम लोग भारत के हैं। नहीं, मैं उल्टा लॉजिक आपको देता हूँ। अब तक हिंदुस्तानी कम्युनिटी जो बाहर रही है वो हमेशा बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तमिलनाडु की लॉबी में डिवाइडेड रही है। पहली दफा हम देख रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि इन्हें पैन इंडियन कम्युनिटी के तौर पे रैली किया जा रहा है। जैसे जूज इतने बड़े लॉबिंग फोर्स है अमेरिका में और अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है इन देशों में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, लेकिन कभी भी भारत की मदद के लिए यूज नहीं की गई। आपको तो मोदी की तारीफ करनी चाहिए कि वो ऐसे सोच रहे हैं, इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। 1-2-3 एग्रीमेंट कहां से आया था? हमारे ही लोगों ने, जिन लोगों का हमारे देश से संबंध था, उन्होंने 1-2-3 एग्रीमेंट, न्यूक्लियर एग्रीमेंट करवाया था और एक बहुत उनका इफेक्टिव इंटरवेंशन रहा था और वही समय समय पर होता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि वहां के लोगों को आप प्रोत्साहित करें, वहां की सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करने में। वहां जाकर आप याद दिलाओगे कि हम और हैं, तुम लोग कुछ और हो, वहां पर आप एक दरार डालेंगे। शाहनवाज साहब जवाब दीजिए, क्यों कोशिश होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियाओं को भी बुलाओ, अमेरिकन को भी बुलाओ, यही क्यों कि सिर्फ हिंदुस्तानी लोगों से बातचीत? आपसे कह रहा हूं कि जब हिंदुस्तान के वजीर आजम वहां पे गए और लोग वहां आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो आपके दौरे इक़्तिदार में तो स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा था,
अमेरिका में हमारी डिप्लोमेट के साथ क्या हुआ। आज अमेरिका में डिप्लोमेट के बारे में आपने वहाँ कहा भी नहीं कुछ, वहाँ कुछ कहा भी हर बात कही जाए, वहाँ पे नहीं कही जाए, हर बात जो कही गई है, जो वहाँ पे डाइस पे जाके खड़े होके नहीं कहना। लेकिन आज देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं, फॉरेन, आप तो खुद फॉरेन मिनिस्टर हैं। अरे मैं और आप पे पहुंचता हूं, पहले आप पहुंच जाते। अरे अभी चर्चा हो रही है, मैं वही कह रहा हूं, अभी विदेश नीति पहुंच जाइए, वो मेरा अगला पॉइंट। मैं वही कह रहा हूं कि विदेश नीति जो है एज ए एक्स फॉरेन मिनिस्टर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। विदेश नीति अप्रिशिएट तब करें जब आप जापान में जाकर चीन को बुरा ना कहो, और चीन के लोग जब यहाँ आए तो फिर आप ये ना कहो कि परसेप्शन के डिफरेंसेस हैं। जो शब्द हमारी तरफ से इस्तेमाल करने पर आप हंगामा कर देते थे, आज वही शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे गेस्ट एंकर से पहले पहुंच गए टॉपिक पे। विदेश नीति मेरा दूसरा पॉइंट था, हम उस पर आते हैं। आप तो आ ही चुके, एंकर अब पहुंच जाता है। लेकिन आप खुर्शीद साहब ये मानेंगे कि ओबामा को हिंदुस्तान रिपब्लिक डे में गेस्ट बना के बुलाना, क्या आप मानेंगे कि धूम मची है, वाकई में मास्टर स्ट्रोक है मोदी? ओबामा की कि मोदी की? मैं तो मोदी का ही पूछ रहा हूं। नहीं, ओबामा की कितनी धूम मची है वहां तो पता चल रहा है इलेक्शन रिजल्ट्स में। अब वो यहाँ आ जाएं, फिर आगे इलेक्शन रिजल्ट्स में क्या होगा वो पता चलेगा। देखिए बात ये मोदी के खिलाफ होते होते आप ओबामा के भी खिलाफ हो गए। अच्छी बात है। नहीं, मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं खुर्शीद साहब? सुनिए, मास्टर स्ट्रोक तो आपने तब भी कहा था जब नवाज शरीफ आए थे। आपने कहा, वो अगला पॉइंट है। नहीं, सुनिए, मास्टर स्ट्रोक आपने कहा था नवाज शरीफ आए हैं, मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक है। हम चुप रहे थे इसलिए कि हमने कहा था कि नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनको अधिकार है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान नीति पर इन लोगों ने बताइए क्या क्या ओबामा का आना मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं? भारत की परेड होगी, ओबामा बैठे होंगे, हमको ये अच्छी बात है कि नहीं? अपने आप को इतना छोटा मत कर दीजिए कहिए कि ओबामा का आना मास्टर स्ट्रोक है। भारत का एक अस्तित्व है, भारत का अस्तित्व कोई 6 महीने में नहीं बना है। जो भारत का अस्तित्व है उस अस्तित्व को मानते हुए ओबामा पहले यहाँ आए थे तो वो मास्टर स्ट्रोक था। ये दूसरी बार अगर मालदीव के प्रेसिडेंट को बुलाते तब आप खुश होते क्या? अगर मालदीव के प्रेसिडेंट को बुलाते तब आप खुश होते। ओबामा साहब को बुलाया तो उस पर आप क्यों नाराज? नाराजगी नहीं है। देखिए आप लोगों में एक अच्छाई इस बात की है कि आप किसी भी कही हुई बात को उल्टा फौरन कर देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ओबामा दूसरी दफा आ रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक कहाँ है? अच्छा है, इसका स्वागत है, इसका स्वागत है। अगर प्रधानमंत्री को इसके लिए आप प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ उसमें मिलता हूं कि उनको मुबारकबाद दीजिए। अमेरिका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, लेकिन आप अमेरिका की प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो और अभी प्रेसिडेंट रूस के आए हुए हैं, उनकी आप बात नहीं कर रहे हो। ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। कितने समझौते तो हुए, 16 इंडिया में हुआ। हेलीकॉप्टर यही बनेगा, नहीं आप इसका जवाब भी यही मिलेंगे। चीन के राष्ट्रपति से मिलना या जापान के प्रधानमंत्री से मिलना या ओबामा से मिलना या ओबामा का हिंदुस्तान आना, ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा। बीजेपी के लोगों को या मोदी के प्रशंसकों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि सब मान रहे हैं कि विदेश नीति में पहली दफा ये सब कुछ हो रहा है। इससे पहले तो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। पहली बार तो विदेश नीति दिख रही है। पहले विदेश नीति सिर्फ डिप्लोमेसी होती थी, ये जाते थे, सलमान साहब गए, वहां गए, डिनर हुआ, फोटो सेशन हुआ, क्या गए। अब उसमें विदेश नीति में जान है, उसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अटल जी ने कुछ नहीं किया था। मैं पिछली सरकार से कह रहा हूँ ना। नहीं, आप पिछली सरकार के विदेश मंत्री रहते हुए अटल जी की तारीफ तो कर दीजिए। मैं तो उनके साथ गया था, उसकी तो तारीफ कर दीजिए। अटल जी के साथ गया। अब अगर कहिएगा तो 60 साल की तारीफ में समय कहाँ है? कितनी करें? सारा समय तो विदेश नीति में निकल जाएगा। आदमी कर दीजिए अटल जी की कम से कम तारीफ कर। अटल जी की तारीफ के लिए आपके सलाह की जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, हमने ओबामा पे चक्कर की। अच्छा हम लोग की आज्ञा की जरूरत है। नहीं, अटल जी की तारीफ तो हमारे वजीर आजम ही कर रहे हैं। अच्छा सर, हमने ओबामा की चर्चा की। अब मैं अगले पॉइंट पे आता हूँ, पाकिस्तान पे। खुर्शीद साहब, यूपीए की जो विदेश नीति थी उस पर यह आरोप लगता था कि बड़े कमजोर थे, बड़े ढीले थे, बड़े हमदर्द थे आप लोग पाकिस्तान की तरफ। अब पहली दफा अगर एक गोला आता है तो हम 10 गोले दागते हैं, और तब से भारत में लोगों को लग रहा है कम से कम एक सरकार तो आई जो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही। मुंह टूट गया, बताइए शाहनवाज साहब। उसके बाद मुंह टूट गया, वो वहां से गोले मारते रहे, वो गोले मारते रहे, और वो आज तक अभी वही कर रहे हैं जो पहले कर रहे थे। तो इनके 10 गोले कहाँ गए? तो क्या फूल बरसाते हैं उन पे? बताइए। नहीं, आपके 10 गोले गए कहाँ, ये तो बता दीजिए। अगर कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ कि सलमान खुर्शीद साहब इतना तो करेंगे। चलिए, अमेरिका और इंडिया के मामले में आप पार्टी बन जाएं, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिसी पर तो कभी हमारा आपका विवाद नहीं रहा। अगर पाकिस्तान ने 1 गोले दागे और हमने 10 दागे तो इसमें आपको क्या इतराज है? 2 दागने चाहिए या नहीं दागने चाहिए? आप 50 या उनको जयपुर में जैसे आपने बिरयानी खिलाई थी वैसे खिलाना चाहिए? नहीं, आपने क्या खिलाया था?
हमने तो नहीं खिलाया। आपने भूखा भेज दिया था? नहीं, हमने तो ओथ में बुलाया उनको, नहीं जनरल मुशर्रफ को भूखा भेज। और इस दफा मेन्यू में क्या था? जब ढोकला था, ढोकला खिलाया था। नहीं, अब हम लोग तो ये मुझे बताइए, वो 10 गोले आपके गए कहाँ? नहीं, आप 10 गोले, मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने अगर एक गोले का जवाब 10 गोले से दिया तो कांग्रेस को इसमें एतराज क्यों? आप घुमा रहे, अरे शाहनवाज साहब अब आप घुमा रहे हैं, उन्होंने आपको पकड़ लिया है। नहीं, देखिए शुरू से रहे, अब आप माने हैं कि ये घुमा रहे हैं। अब तक तो आप घुमा रहे हैं। पर शाहनवाज साहब ये बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने बोली। चलिए आपने 10 गोले दाग दिए, उरी में हमला फिर भी हो रहा है, बड़गाम में हो रहा है, हर जगह हमला तो अभी भी हो रहा है, 10 गोले दाग के हुआ क्या? मैं इसमें लंबी बात नहीं कहता हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान के पास बहुत सारी बीमारियां हैं, कुछ लाइलाज बीमारी का शिकार है पाकिस्तान। तो मोदी पाकिस्तान के हर सवाल का जवाब रखते हैं और उसके हर मर्ज का वो इलाज रखते हैं। नहीं, आप घुमा रहे हैं, इलाज होगा ना। उनकी एक पॉलिसी थी, वो कहीं नहीं पहुंची। हम लोग नहीं, उनकी पॉलिसी थी 10 साल में कि पाकिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए हर कीमत पर, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेबल। वो कोशिश की, हम कहीं पाकिस्तान की लाइन है, हिंदुस्तान की लाइन, मणिशंकर अय्यर की लाइन, लेकिन हम लोग कहीं पहुंचे, मणिशंकर साहब की, हम लोग कहीं पहुंचे नहीं। आपकी अलग नीति है। सलमान साहब आपसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं, क्या आपकी अलग नीति ने क्या अचीव कर दिया? अलग नीति ने वहाँ के बॉर्डर के बाशिंदों, मैं होके आया हूँ कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के उन बॉर्डर पर जब गोले पड़ते थे और यहाँ से कुछ नहीं होता था, आज कॉन्फिडेंस बढ़ा है। आज पाकिस्तान को भी लगा है कि अगर हिंदुस्तान में आज एक ऐसा वजीर आजम है कि अगर गलतियां करोगे, अगर कोई सवाल खड़ा करोगे तो जवाब मिलेगा, और उनको जवाब मिला है। इसलिए उनकी आखिरी कोशिश है। सर, आप सुषमा स्वराज को जानते हैं? सुषमा जी जब नहीं थी विदेश मंत्री तो उन्होंने कहा था, एक हमारा बिहेडिंग होगी तो हम 10 करेंगे, एक शहीद होगा हम 10 मारेंगे। अब यहाँ पे फौजी मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मतलब सुषमा जी ने कहा था तो विपक्ष में कहने की बात। रूलिंग पार्टी का स्पोक्स पर्सन, मैं जिम्मेदारी से कुछ फॉरेन पॉलिसी की जो अचीवमेंट है उसको बहुत पब्लिक में नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने जिस तरह हमारा नुकसान किया, उनका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। किसी पाकिस्तानी से ही जाकर पूछिए, और जो आपके वहाँ पाकिस्तान के चैनल हैं उनको देखिए किस तरह का जवाब इस बार मिला है। होश ठिकाने आ गए हैं उनके। देखिए, ये बातों से कुछ नहीं होगा, हमको ग्राउंड रियलिटी नहीं, हम तो कर रहे हैं जाके। नहीं ना, अरे क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आप भी बता दीजिए, वही करते हैं। नहीं, 10 साल में पहली दफा यूएन में इस बात को उठाया गया है, इस बात को यूएन में उठाया गया था। हमारी कम से कम सफलता इस बात में थी कि कश्मीर को बायलैटरल कर दिया था, कि कश्मीर में तीसरा किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। अब जाकर ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि यूएन में ये बात फिर पहुंची है। अब यूएन के सेक्रेटरी जनरल हमको परामर्श दे रहे हैं कि आपको नहीं समझौता करना चाहिए, आपको लड़ना नहीं चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? इसलिए कि इन्होंने दूरअंदेशी से नहीं देखा, दूरदृष्टि से नहीं देखा कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है। ये सही है, हमने भी इसका स्वागत किया कि इन्होंने बातचीत स्थगित की, लेकिन बातचीत करने का इन्होंने निर्णय कैसे किया था, क्यों निर्णय किया था, और फिर स्थगित कर दी बातचीत स्थगित कर दी। लेकिन कश्मीर में गए तो कहा कि हम अलगवादियों से बात कर सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं, वहां नहीं बात कर रहे हैं। क्या है, हम बात करेंगे। देखिए सलमान साहब नहीं कहा गया कि अलगाववादियों से हम बात करेंगे, ये कभी नहीं कहा। जब वो नीति क्या है आप ये बताइए। देखिए, जब वो आए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि धमाकों की गूंज में बातचीत नहीं हो सकती, उससे पहले कह दिया जब वो आए थे यहाँ। तो फिर बातचीत नहीं की, चुप बातचीत हुई जब उन्होंने जब उन्होंने हुर्रियत से बात की, जब बॉर्डर पर टेररिज्म नहीं रोका तो बातचीत बंद की है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, पाकिस्तान के साथ आज जो हमारे रिश्ते हैं, वो रिश्ते बहुत हम चाहते हैं कि वो मजबूत हो। अगर पाकिस्तान अपने प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और अगर नवाज शरीफ साहब के कंट्रोल में वहाँ के लोग नहीं हैं तो ये उनकी प्रॉब्लम है। वो इमरान खान के आंदोलन से परेशान है तो उनकी प्रॉब्लम है कि वो यूएन में जाकर ये बोले, वो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमने अपने तौर पर अगले मुद्दे पे भी आना चाहता हूँ, एक आखिरी विदेश नीति पर। ये जो नीति है कि पाकिस्तान को इग्नोर करो, अगर वो हमसे हमारी शर्तों पर बातचीत करने को तैयार नहीं, छोड़ दो, बाकी दुनिया से आप डिप्लोमेसी करो, बाकी देशों के साथ आगे बढ़ो, पाकिस्तान को किनारे करते हुए जो अगर हमला होता है उसका मुंह तोड़ जवाब दो, लेकिन बाकी चीजें भूल। क्या आपको लगता है ये नीति कामयाब हो सकती है कभी? देखिए, इसमें ये चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार को किसी भी नीति को अपनाने का एक अधिकार है। जहां तक उस नीति से अगर सीधी क्षति हम लोग को नहीं होती है, देश को नहीं होती है, तो वो नीति अपनाने का अधिकार है। नीति अपनाएं
और उसके बाद साल 2 साल बाद जब भी ये सोचते हैं कि सही समय पर ये बताना चाहते हैं कि हमारी नीति कितनी सफल हुई नहीं हुई, वो आके फिर देश को बताएं। इसमें हम इनके विरोध में खड़े होकर ये नहीं कहेंगे कि आप ये नीति मत बनाइए, ये नीति मत बनाइए, लेकिन सच बात बताएं। हमने 10 गोले चलाए, कुछ नहीं हुआ, मुंह तोड़ दिया, तब भी वो बोले जा रहे हैं उनका मुंह तोड़ दिया, तो आप 10 गोले से इतराज क्यों है आपको? ये मेरे समझ में 20 नहीं मारे, हमने कहा आपने 20 नहीं मारे, आपने गिन के 10 खुर्शीद साहब आप तो जंग कराएंगे, क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, जंग तो ये चाहते हैं भाई, नहीं, ये तो फूल बरसाने को कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, नहीं, तो मेरे सवाल पे कहा हम ये इनसे कह रहे हैं कि इनका जो पुराना एक तरीका है कि अपनी कमजोरी को दूसरे पे डाल दो। हम कह रहे हैं कि नीति बनाओ, नीति को सफल करो, साल भर 2 साल 3 साल कितना समय चाहिए, उतने समय बाद आप और हम यहाँ फिर मिलें, ये बात सही है, तब बात होगी कि अभी आप हम नीति पर अभी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते इस पर, अभी मांग कहाँ रहे हैं सर्टिफिकेट? अभी तो ये शुरुआत है। अगले बिंदु पे आते हैं जी कि धूम मची है कि नहीं, वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट को मैं लेके कहूंगा, क्योंकि जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन प्रणब मुखर्जी लेके आए, इतनी बुरी हालत हो गई थी खुर्शीद साहब आपके राज में कि जो हिंदुस्तानी निवेशक है वो भी हिंदुस्तान में निवेश करने से इकरार था कि हमें नहीं करना, तौबा तौबा, हम अफ्रीका जाएंगे, हम मिडिल ईस्ट जाएंगे, हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे, हम इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कम से कम आप मानेंगे कि मोदी साहब के आने के बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट कम से कम चेंज हुआ है, लोग एक बार फिर से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगे। ये भी 6 महीने बाद ये बात कहना मैं समझता हूं उचित नहीं है। इनका अधिकार है कि ये नई नीति बनाए और इस नीति को बनाने के बाद ये बजट में पेश करें। अभी तो बजट में कुछ आया नहीं। सेंटिमेंट पे पूछ रहा हूं तो आप अभी बता सकते हैं। भाई मैं इन्वेस्टर नहीं हूं तो मुझे सेंटिमेंट नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसमें सेंटिमेंट में उससे कैसे लड़ सकता हूं? अगर इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है तो करें प्लीज। आप देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, आप देखिए कि रुपए पर क्या हो रहा है, आप देखिए कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, आप देखिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या हो रहा है। अगर इसके बावजूद सेंटिमेंट अच्छा है तो मुबारक है, नहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहनवाज साहब, हम जब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं, अब तो खैर खबरें भी छपने लग गई हैं, वो कहते हैं कि चलिए सेंटिमेंट तो बदल गया हवा में, लेकिन जमीन पे जो बदलाव की उम्मीद थी वो मोदी के राज में अब तक हुई नहीं। एक बड़ा कोई फैसला जिससे वाकई में निवेशकों को लगे कि चीजें बदल गई, ये चिदम्बरम नहीं, मोदी देश चला रहे हैं, इकोनॉमी चला रहे हैं, ऐसा तो कुछ एक नजर नहीं आ रहा है। कल मैं एजेंडा आज तक देख रहा था और अरुण जेटली जी ने 1 घंटा आपको इस पर समझाया और देश ने भी सुना है। माहौल बदल गया है और आपने जो सवाल किया वही तो मेरा जवाब है कि इन्वेस्टर के मन में वो सेंटिमेंट जग गया है कि कुछ हो सकता है। सेंटिमेंट तो पे कब तक दुनिया कायम है? हो रहा है ना। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, चाहे जापान से आएगा, चाहे वो कल रशिया से जो समझौता हुआ, तो वो एक सेंटिमेंट तो जग गया। लोग मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में यकीन करने लगे। और ये जो शुरुआत है, क्योंकि जो पहला बजट था उससे आप बहुत सारी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पहला बजट था, अब जो बजट आने वाला है जिसका इशारा कल फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ करके गए हैं, उम्मीद रखिए सब कुछ बदलेगा और भारत के उम्मीदों पर पूरी तरह खड़े उतरेंगे नरेंद्र मोदी। अभी एक इसमें बुनियादी बात है, नया बजट आएगा और उस बजट में जाहिर है हम लोगों को देखना होगा कि इस बजट में कितनी प्रॉमिस है, कितना इसको जो भी कहा गया था उसको क्रियान्वित करने का प्रयास है। लेकिन अभी गवर्नर रिजर्व बैंक ने कल क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि मेक इन इंडिया अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेक इन इंडिया फॉर मेक फॉर इंडिया एक बुनियादी प्रश्न है। इस वक्त दुनिया भर में बाजार अभी फिर से उठ नहीं रहे हैं। अगर बाजार उठ नहीं रहे हैं तो हमें कहाँ देखना होगा? अपनी मार्केट्स को अपने देश में देखना होगा। अपने देश में हमारी मार्केट्स नहीं उठ पा रही हैं। क्यों नहीं उठ पा रही हैं? इतना बड़ा सेंटिमेंट होने के बावजूद, क्योंकि अब लोग ये देख रहे हैं कि क्या यहाँ पर सोशल पीस होगी कि नहीं होगी, क्या कोई इन्वेस्ट करेगा। अगर वो लोग, इनके बहुत सारे साथी हैं जिनके बारे में ये कुछ नहीं कह पाएंगे, हम गुजरात नहीं जा रहे हैं। नहीं, कल ही इन सबको डांट पड़ी। हमें मालूम था कि कांग्रेस के लोग सोशलिज्म पीस पे दौड़ आते हैं। क्या सेंटिमेंट उससे नहीं प्रभावित होगा कि यहाँ पर सोशल पीस होगी कि नहीं होगी? माशाल्लाह है, यहाँ पर सोशल पीस है। कल मथुरा में आपके लोग उसको अलीगढ़ में देखने जा रहे हैं, आगरा में देखिए, की तरफ से कोशिश हो रही है उसको सैबोटाज करने की। नहीं, पूरी तरह से देखिए। दिक्कत यह है कि इस सेशन को देखें आप, कांग्रेस पूरे सेशन में न फॉरेन पॉलिसी इन्होंने उठाया, सलमान साहब ने जरूर यहाँ पर उठाया। आपने मुझे आने नहीं दिया ना, हाँ, इसलिए नहीं उठाया। दूसरी बात यहाँ, और आपके दूसरी चीज, आज सिर्फ जानबूझकर हंगामा बर्पा किया जा रहा है
किसी भी तरह से अब हंगामा तो आप ही के लोग मैं एक बात हमारे एक पते की बात कहूँ, जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है सब आप ही की है। अगर आपको अच्छी लगे, कल मैंने अरुण जेटली जी का कार्यक्रम यहाँ जो आपका हुआ था वो देखा। मैं उम्मीद उनसे बहुत कुछ करता हूँ और करता था। मैं ये समझ रहा था कि वो कम से कम ये कहेंगे कि ऑब्सक्योरेंटिस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ऑब्सक्योरेंटिस पर या तो उनकी टंग स्लिप कर गई या उन्होंने ऐसा कहना सही नहीं समझा। उन्होंने ये कहा कि ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आप पर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट यानी कि हम लोग, लेकिन ऑब्स्क्योरेंटिस पर कोई अंकुश लगाने की जरूरत नहीं। देखिए, ये दोनों वकील हैं, ये भी मशहूर वकील हैं और अरुण जेटली साहब भी बहुत मशहूर वकील हैं। दो शब्द और इनके जो शब्द हैं ये वो अपने हिसाब से कहना चाहते हैं और ये अपने हिसाब से सुनना चाहते हैं। बेचारे आप फंस जाते हैं। दिक्कत ये हो रही है कि अरुण जेटली जी ने साफ तौर पे कहा, आज कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है, एक भी पॉजिटिव इशू नहीं उठाया। गांधी मूर्ति पर बैठे हैं, कभी हम लोगों को कहते थे कि जय श्री राम ना बोलो, कम्युनलिज्म है। कल वहीं गांधी मूर्ति के नीचे हे राम कर रहे थे। तो आज कांग्रेस की हालत ये है। हे राम इसलिए कर रहे थे क्योंकि आपका एक सांसद कह रहा था कि हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के जबान पर सेकुलरिज्म के साथ राम का नाम तो आया। पहले तो ये राम का नाम लेने में घबराते थे और कल हे राम कहा, तो मुझे इसकी खुशी है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आलोचना मत करिए, लेकिन आप शायद भूल गए हैं कि हे रामराज कांग्रेस के साथ बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। चलिए, आपको याद रखिए। आपको अभी नया मिला है, लेकिन अभी तो आप हे मोदी पर आ गए हैं। आप हे राम पर कहाँ बचे हैं? आप तो किसी और चीज पर पहुंच गए हैं। जवाब दीजिए, ये तो आपको बोलना होगा। देखिए कि हे राम की जगह हे मोदी हो या हाय मोदी हो, जो भी है, लेकिन देखिए दिक्कत यह है कि नहीं, मैं और तंग नहीं करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी लोगों के दिल में बसते हैं और कांग्रेस को ये लगता है कि 10 साल जो कांग्रेस खुद समस्या बन गई थी, मोदी मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अब 20 सेकंड के बाद टोकेंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस समस्या बन गई थी यहाँ मोदी आज समाधान बन गए। तो इनको ये लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, आप हे राहुल कहिए, हम अगर मोदी का नाम ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या एतराज हो रहा है? आपको कहना चाहिए। एतराज क्या हो रहा है? आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि तो हमारे पास मोदी है, आपके पास कौन है बताइए ना, किसका नाम लेंगे आप? हमारे पास मोदी है तभी तो हम नाम ले रहे हैं। सलमान साहब सुनिए तो सही, सलमान साहब ये कह सकते हैं कि हे मोदी कह के फिर भी 1000-10,000 वोट मिल जाए। हे राहुल कहोगे तो जितने मिल रहे हैं नहीं, जहाँ सभा होती है घट जाती। सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। अब कल मैं जब बार सुन रहा था अरुण जेटली को, तो वो आपको लोग सुन रहे हैं, राहुल कह रहे थे, लेकिन आप बैठे थे तो कोई नाम लेने से किस परिप्रेक्ष्य में और किस समय पर लिया जाए उसका क्या होता है वो तो आगे समय बताएगा। एक धोखा है इनको कि शायद लोकतंत्र में देश के एक ही चुनाव होना था और वो चुनाव हो गया, ये अंतिम चुनाव है। इसके बाद बनता है मेरा जवाब, दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। नहीं, इसका जवाब एक मिनट का जवाब बनता है। चुनाव आए ना, एक चुनाव हुआ, उसके बाद राष्ट्र जीता, महाराष्ट्र जीता, नंबर 1 हरियाणा कहते थे, नंबर 3 पे पहुंचाया। अभी झारखंड और कश्मीर में सिंगल डिजिट में आप आएंगे तब तो यकीन होगा कि हमारा एक चुनाव नहीं अनेक चुनाव पे यकीन है। कुछ सवाल ले लूं, जावेद साहब बेकरार है, पूछिए जावेद साहब। हमारे साथी थे। नहीं देखिए, नहीं वो उनके कहने का ये मकसद नहीं था। सवाल ये है कि लोगों को आवाज आ रही है, कांग्रेस के लोगों के पास आवाज वो नहीं पहुंच रही। नहीं, वो रिजल्ट आएगा ना, जब कांग्रेस ही कह रही है कि अभी 6 महीने हुए, खुद इन्होंने कहा, तो इंतजार कीजिए। जहाँ 10 साल की विरासत है, 10 साल की विरासत है, जावेद आप उसमें हम कुछ करेंगे। लखनऊ का एक पुरानी तहजीब है कि जब ज्यादा आवाज किचन में से आने लगे तो घर वालों को समझना चाहिए कि खाना कम है, हाथ जरा रोक लो। तो इसलिए वो प्रीतों की आवाज इसलिए आ रही है कि वो कह रहे हैं घर वाले अब हाथ रोक। 10 साल में तो राशन ही नहीं छोड़ा था आपने, तो खाना कहाँ आएगा?
सलमान जी जवाब दीजिए वरना वो बाजी मार के चले जाएंगे वकील साहब। दिया तो जवाब। ये कहाँ दिया? वो मैंने कहा कि 10 साल में तो आपने देश में किचन में एक डब्बा राशन का छोड़ा ही नहीं था। जो कुछ कर रहे हैं खुद से कर रहे हैं। अगर आप ऐसा पुराना मकान मालिक ऐसा हो जो पूरा सफा चट करके चला जाए तो फिर क्या करें? अभी खेती करेंगे, फसल उगेंगे। खाते में इसी मकान में पहले आपका भी नाम लिखा है, लेकिन नाम लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी। अभी वो पिछला 10 साल अब तो अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण के अलावा आपके पास कोई दूसरा नाम या तो आपके पास कभी आप मीडिया को ब्लेम करते हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का सहारा लेते हैं। ब्लेम नहीं कर रहे। आप सवाल ये कीजिए कि 10 साल में जो आपने विरासत में हमें दिया है उसमें तो किचन में कुछ छोड़ा ही नहीं देश की जनता के लिए आपने। चलिए देखेंगे वो आगे किसने किसने क्या खाया, किसने क्या छोड़ा, वो तो आगे वाला। अच्छी बात यह है कि चुनाव 5 साल बाद आते हैं, लेकिन ये एजेंडा की जो मुलाकात होती है वो हर साल होती है। तो उसमें बीच में 2 चुनाव भी हैं, अभी 2 हारेंगे। हाँ, झारखंड और जम्मू के चुनाव को पैमाना नहीं मानना चाह रहे फिलहाल। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने कहा कि एक ही चुनाव होगा। हम कह रहे हैं याद दिला रहे हर महीने चुनाव होगा। मैं ये कह रहा हूँ फिर दिल्ली होगा, फिर बिहार होगा। लोकतंत्र में एक चुनाव नहीं होता, हर 5 वर्ष पे चुनाव आते हैं। आप हारे भी हैं, असेंबली का भी गिने ना आप। असेंबली के चुनाव को क्यों? आप भी वही हैं भैया, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। और एजेंडा आज तक का मंच भी वही है, दोबारा बुलाएंगे आप लोगों को। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सलमान खुर्शीद। धन्यवाद। जोरदार तालियां प्लीज। और एक भेंट के जरिए हम शुक्रिया आपको कहना चाहते हैं, इसीलिए हमारे मैनेजिंग एडिटर सुप्रिय प्रसाद मंच पर आ रहे हैं।